हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आज है 10 जून, तो हम लोग यहाँ पर आज 10 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, आप लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में एक डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जैसे CGL की जो प्रॉपर बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन वो शुरू हो चुकी है। तो यदि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। JL लर्निंग ऐप है जहां पर आपको सारे ही क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। और अभी विशेष ऑफर चल रही है, कुछ एक सप्ताह के लिए लगभग है, तो उसमें आप ऑफर के तहत जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कोर्सेस वगैरह जो भी आप देखना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आज का यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि EVS 36 समिट जो 2023 का आयोजन किया जा रहा है वो यहाँ पर उसमें झारखंड का भी एक स्टॉल लगाया गया है जिसके माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। यह EVS 36 समिट का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, ये आपसे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो EVS, ठीक है, EVS जो है 36 समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है और ये इंडिया में नहीं हो रहा है बल्कि किसी विदेश में हो रहा है, ठीक है। और वहां पर भी झारखंड का एक जो स्टॉल है लगाया जा रहा है ताकि जो निवेशक हो वहां पर वो झारखंड में भी निवेश कर सके, यहाँ पर भी निवेश करके जो है अपना कहीं की बिजनेस बढ़ा सके। और यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है उस निवेशकों को लाना, उसका भी यहाँ पर कार्य हो जाए, ठीक है। तो EVS 36 समिट 2023 का जो यहाँ पर कहिए कि आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कैलिफोर्निया में, ठीक है। USA अमेरिका के अंतर्गत जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया में यहाँ पर जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर झारखंड का भी एक स्टॉल जो है वो लगाया गया है, ठीक है। झारखंड का भी जो है वो एक स्टॉल लगाया गया है जहां पर कि झारखंड से संबंधित जो निवेशक होंगे अगर निवेश करना चाहते हैं झारखंड में तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। उनको यहाँ पर यहाँ के रूल्स रेगुलेशन समझाए जाएंगे कि यहाँ आने से क्या क्या फायदा है और यहाँ पर क्या क्या निवेश की संभावनाएं यहाँ पर झारखंड में है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर EVS 36 समिट का आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल EVS जो सबमिट हो रहा है, EVS का जो फुल फॉर्म यहाँ पर है ना वो क्या है, EVS का इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबमिट यहाँ पर है, ठीक है। EVS का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबमिट है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है यानी कि जो बैटरी से चालित यहाँ पर गाड़ियां हैं उसको बढ़ावा देना है, उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से ये सबमिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहां पर किया जा रहा है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में यहाँ पर ये यहाँ पर समिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो समिट का नाम जो है वो क्या है, EVS 36 है। EVS 36 में 400 से अधिक यहाँ पर जो है वो उत्पादकों का स्टॉल लगाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2200 से अधिक प्रतिभागी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि भाग लेने पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए यहाँ पर राज्य सरकार को खर्च करने होंगे क्योंकि वहां से निवेशक लाना है यहाँ पर राज्य सरकार को झारखंड में, ठीक है। EV पॉलिसी के तहत निवेशकों को आमंत्रित यहाँ पर करेगी सरकार और झारखंड सरकार ने EV इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर जो है EV पॉलिसी 2022 अक्टूबर के 2022 में लागू कर दी है। तो झारखंड सरकार जो है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो थी वो कब लागू हुई है, वर्ष 2022 में लागू हुई है, ठीक है। वर्ष 2022 में लागू हुई है और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी पॉलिसी के तहत कैलिफोर्निया में निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा और नीति के अनुसार 2030 तक झारखंड EV संचालित राज्य बनाना है। तो लक्ष्य जो है
कि झारखंड राज्य को 2030 तक यानी कि पेट्रोल गाड़ी या कहीं डीजल गाड़ी जो यहाँ पर होती है उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब होगी तो प्रदूषण जो है वो कम होगा और वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ेगी। बहुत सारी यहाँ पर उसके इफेक्ट होते हैं, तो उसमें से कुछ यहाँ पर कारण है जिससे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको बढ़ावा देना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो प्रदूषण का समस्या है वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो नीति में राज्य सरकार ने झारखंड को ईवी हब बनाने के उद्देश्य से नीति लागू करने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, नीति के उद्देश्यों में कहा गया है कि पूर्वी भारत में झारखंड को ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है। झारखंड राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि झारखंड को सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है यहाँ पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य में ईवी की तेजी से यहाँ पर जो है वो ईवी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से 2030 तक इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार किया जाएगा और झारखंड में 2027 तक एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के उत्पादन की योजना है। साथ ही राज्य को उद्योग व शैक्षणिक सहयोग से ईवी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, सरकार 2027 तक राज्य में ईवी की भागीदारी 10% तक यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहती है और वहीं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 3 किलोमीटर पर अथवा प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन भी खोलने की योजना है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो चार्जिंग के लिए भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक सीमित डिस्टेंस जो है दूरी कवर कर सकती है। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर जो है वो स्टेशन बनाया जाएगा प्रत्येक 3 किलोमीटर पर या फिर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, खोलने की योजना है। वही एनएच में प्रत्येक 25 किलोमीटर पर जो है चार्जिंग स्टेशन की स्थापना यहाँ पर राज्य सरकार को करनी है। राज्य सरकार के पास जितने भी 15 वर्ष से पुराने वाहन हैं उसे ईवी से बदला जाएगा। तो जो भी पुराने व्हीकल है यानी कि डीजल पेट्रोल से चलते हैं, 15 वर्ष से पुराने हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको ईवी से बदला जाएगा, यानी कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये नीति की सारी बातें हैं जो कि वर्ष 2022 में यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, नीति के तहत राज्य में ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर 2 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी कितनी दी जाएगी, अगर कोई ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं तो उनको 2 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक जो है सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी, जो लागत निवेश का 30% तक होगा। यानी कि जितना भी लागत आ रहा है अधिकतम 30% तक यहाँ पर सब्सिडी जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, उद्योग द्वारा भूमि खरीदने पर स्टॉप ड्यूटी व निबंधन शुल्क 100% वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है वो उद्योग द्वारा अगर यहाँ पर भूमि खरीदी जाती है, यहाँ पर आकर अगर वो लैंड खरीदना चाहते हैं तो उनको जो शुल्क लगेगा खरीदने का, यानी कहीं का स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगता है और निबंधन शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फी लगता है, वो यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा। वहीं ईवी पॉइंट, ठीक है, वहीं ईवी पॉइंट लगाने के लिए यदि राज्य सरकार, ठीक है, यदि राज्य सरकार से जमीन ली जाती है तो 50% छूट पर दी जाएगी। ठीक है, यदि राज्य सरकार से वो लीज पर लेना चाहती है तो उसे 50% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि छूट दी जाएगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर भी 10 लाख तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। पेटेंट कराने पर 10 लाख तक के अनुदान दिए जाएंगे। ईवी इंडस्ट्रियल यूनिट यदि कैप्टिव पावर प्लांट लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में अगले 5 वर्ष तक छूट रहेगी। इसके अलावा 15 लाख से लेकर 3 करोड़ तक इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। वहीं नीति लागू होने की तिथि से पहले 2 वर्ष में प्लांट लगाने वाली यूनिट को अतिरिक्त 5% कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कि अगर समय से पहले वो स्थापित करते हैं तो उनको अतिरिक्त 5% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो राज्य सरकार की यहाँ पर ईवी पॉलिसी थी जो कि वर्ष 2022 में लागू की गई है। ठीक है, ईवी पॉलिसी कब लागू की गई है, ये 2022 में लागू की गई है। तो इसमें मोटी मोटी बातें आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ईवी पॉलिसी जो राज्य सरकार की है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही राष्ट्रीय रोलर रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड से किसने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो रांची में जो है यहाँ पर
वो आयोजित की जा रही है। कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है वो यहाँ पर रोलर रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता, और इसमें झारखंड से किसने यहाँ पर जो है वो रजत पदक जीता है। ठीक है, यहाँ पर रजत पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कौन है? तो ये है हर्ष खलको। कौन है? हर्ष खलको है, जिन्होंने यहाँ पर जो है वो रजत पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। आखिर यहाँ पर जो है वो ये प्रतियोगिता जो आयोजित की जा रही है इसमें और क्या बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही राष्ट्रीय रोलर रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा ज्यादा रहा है, और 3 जून 2023 को इन्होंने यहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जीता है। 3 स्वर्ण पदक वहां पर उत्तर प्रदेश की जो टीम थी उन्होंने जीता है, और वहीं हर्ष खलको ने रजत पदक जीतकर मेजबान राज्य झारखंड का खाता खोला है। यानी कि पहला यहाँ पर मेडल किसने जीता है? हर्ष खलको ने जीता है, और ये जो पदक जीते हैं वो रजत पदक यहाँ पर जीते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उन्होंने 5 से 7 आयु वर्ग की कैटेगरी में उन्होंने ये पदक जीता, यानी कि 5 से 7 वर्ष की जो आयु की उम्र सीमा में प्रतियोगिता हुई है उस कैटेगरी में उन्होंने ये पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में लोकार्पण हुई पुस्तक ऐतिहासिक सुतियांबेगढ़ के लेखक कौन है? ठीक है, सुतियांबेगढ़ जो है वो काफी ऐतिहासिक स्थल है, उसी के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, और ये जो पुस्तक है कौन सी पुस्तक है? ऐतिहासिक सुतियांबेगढ़। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? ऐतिहासिक सुतियांबेगढ़। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? ऐतिहासिक सुतियांबेगढ़ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है यहाँ पर सुजीत केसरी है। कौन है? सुजीत केसरी हैं, जो कि इस पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। इनकी और भी पुस्तकें लॉन्च यहाँ पर की गई है, कहिए कि लोकार्पण किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नागपुरी शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में 4 जून 2023 को सुजीत केसरी की 5 यहाँ पर कृतियां जो है वो लोकार्पण की गई है, यानी कि इनकी 5 पुस्तकें जो है एक साथ यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। और कहानियों का नाम क्या क्या है? पुस्तकों का नाम क्या क्या है? तो कहानी पिठोरिया। ठीक है, कहानी पिठोरिया एक पुस्तक है। ठीक है, कहानी पिठोरिया एक पुस्तक है। ऐतिहासिक सुतियांबेगढ़ जो है एक पुस्तक का नाम है। अब इन टूटे तारों से कौन करेगा प्यार? ठीक है, ये भी एक पुस्तक है। सब कुछ लूटा, ये भी एक पुस्तक है। तो लुटाना सीखा, और भारतीय संस्कृति में यहाँ पर अंक का महत्व का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो एक पुस्तक यहाँ पर और है, तो लुटाना सीखा और भारतीय संस्कृति में। ठीक है, तो ये जो पुस्तकें हैं लिखी गई हैं किनके द्वारा? तो ये कौन है? तो ये है सुजीत केसरी है। कौन है? सुजीत केसरी है, जिनके द्वारा यहाँ पर ये पुस्तक लिखी गई है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, पुस्तकों का यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 पुस्तकें हैं सुजीत केसरी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली द्वारा झारखंड के किस लेखिका को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग है दिल्ली द्वारा झारखंड के किस लेखिका को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मेघा रानी। कौन है? मेघा रानी है, जो कि यहाँ पर इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त प्रदान की गई है। ठीक है, कौन है? मेघा रानी है, जो कि विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली की तरफ से ये यहाँ पर मानद उपाधि जो है प्रदान की गई है। चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ देख लेते हैं। तो रांची की रहने वाली हैं लेखिका मेघा रानी। कहाँ की रहने वाली हैं? रांची की रहने वाली हैं। यहाँ पर मेघा रानी को डॉक्टरेट यहाँ पर जो है वो मानद उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, उन्हें यह जो उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है, वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन दिल्ली की ओर से दी गई है। ठीक है, कहाँ किसकी तरफ से दी गई है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है। दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित समारोह में रांची की रहने वाली लेखिका मेघा रानी को उनकी लेखनी कौन सी? राइटिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? राइटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन WHRPC की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब वो डॉक्टर मेघा रानी के रूप में जानी जाएगी। डॉक्टरेट का उपाधि का देने का मतलब होता है कि नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, डॉक्टर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, इन्होंने जो उनकी लेखनी थी राइटिंग, इसके लिए यहाँ पर जो है उनको ये उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, इनकी और कौन कौन सी रचना है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेखिका मेघा रानी कई सालों से लेखन के क्षेत्र में काम कर रही हैं और पिछले वर्ष ठीक भी उन्होंने दिल्ली में स्त्री वन इंडिया वीमेन, ठीक है, स्त्री वन इंडिया वीमेन अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पर वो उनको प्रदान किया गया था। ठीक है, रानी को स्त्री वन इंडिया एंगेजिंग लिटरेचर अवार्ड जो है वो दिया गया था। ठीक है, इनको जो है यहाँ पर नई दिल्ली में ही एक और अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था ये, ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री वन इंडिया एंगेजिंग लिटरेचर अवार्ड जो है वो इनको प्रदान किया गया था। यह अवार्ड उनके आर्टिकल्स मातृभाषा हिंदी में लिखने के लिए दिया गया था और यहाँ पर वो कई सालों से लेखन कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा लिखित शाश्वत सृजन और श्री कृष्ण लीला भी जो है वो शामिल है। तो इन्हीं की ये रचना है ये सारी। ठीक है, शाश्वत सृजन और श्री कृष्ण लीला, ठीक है, ये उन्हीं की रचना है। श्री कृष्ण लीला को राइटर है और इस किताब के लिए 2 रिकॉर्ड दर्ज है। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक रिकॉर्ड में ये शामिल है। ठीक है, सेलिंग के मामले में, ठीक है, बिकने के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो इसने दर्ज कराई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये है मेघा रानी जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं और इन्हीं को यहाँ पर जो है वो कही कि यहाँ पर मानद उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यहाँ पर उसने यहाँ पर डॉक्टरेट यानी कि मानद उपाधि जो है वो प्रदान की है मेघा रानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 यहाँ पर जारी किया गया है। इस सूची में टॉप 20 में झारखंड के कितने संस्थान हैं? ठीक है, टॉप 20 में यानी कि NIRF का जो है 2023 का वो रैंकिंग यहाँ पर जारी किया गया है और मैंने कल इससे संबंधित एक पूरी डिटेल्स वीडियो बनाई थी कल वाली। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर NIRF रैंकिंग जारी की गई है 2023 की, जिसमें झारखंड के जो टॉप 20 में शामिल है यहाँ के संस्थान, वो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, NIRF की रैंकिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर ये 3 संस्थान कौन है जो टॉप 20 में शामिल हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जून को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की है। 5 जून को ये जो है रिपोर्ट जारी किया गया है, रैंकिंग जारी किया गया है। तो वर्ष 2023 की सूची में जारी की गई है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में झारखंड के 3 संस्थान टॉप 20 में शामिल हैं। प्रबंधन में जमशेदपुर का जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे कि 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, 9th रैंक मिला है। और इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद को 17वां रैंक यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और आर्किटेक्चर की कैटेगरी में यहाँ पर BIT मेसरा की रैंकिंग जो रही है वो कितनी रही है? तो ये 20 रही है। ठीक है, 20th रैंक जो है वो BIT मिश्रा को आर्किटेक्ट के कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ISM की यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग जो रही है वो कौन सी रही है? 42वीं रही है ओवरऑल रैंकिंग। तो कुल 11 कैटेगरी है जिसमें कि NIRF का जो रैंकिंग है वो जारी किया जाता है। तो इसमें झारखंड के टॉप 20 में 3 यहाँ पर संस्थान जो है वो शामिल हैं। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी में भी मैंने बताया कि किस संस्थान को यहाँ पर जो है वो कितनी रैंक प्राप्त हुई है। तो आप वो पिछली वाली क्लासेस की वीडियो जो है वो देख लीजिए, वहां पर आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पूर्व विधायक यहाँ पर जो इनका नाम है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, इनका जो नाम है वो क्या है? पुत्कर। ठीक है, इनका जो नाम है वो क्या है? इनका नाम है पुत्कर हेम्ब्रम। ठीक है, उत्तर हेम्ब्रम ने पुत्कर हेम्ब्रम का निधन हो गया है। तो वे किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे? ठीक है, तो हाल ही में जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ पर पुत्कर, ठीक है, पुत्कर हेम्ब्रम, ठीक है, पुत्कर हेम्ब्रम का निधन हो गया है। तो वे किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चाईबासा। ठीक है, चाईबासा से वे यहाँ पर संबंध रखते थे, चाईबासा संबंध से वो जो है यहाँ पर संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल्हान का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चाईबासा में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये इनकी पिक्चर है, जैसा इनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर चाईबासा के पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम का निधन हो गया है, जो कोल्हान क्षेत्र से यहाँ पर वो किस पार्टी के दल के थे? तो वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से वो संबंध रखते थे। और जो है वो किस साल विधानसभा में जो यहाँ पर सीट से जीत कर आए थे? वर्ष 2005 में जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो दल थी उस पार्टी से यहाँ पर जो है इलेक्ट होकर विधानसभा पहुंचे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले सेशन में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या था कि राज्य सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा जान माल से होने वाले नुकसान के मुआवजे में 31 मई 2023 को संशोधन की है, और जानवरों द्वारा किसी मनुष्य की, ठीक है, किसी मनुष्य की गंभीर स्थिति में घायल होने पर अब कितनी राशि का मुआवजा दिया जाएगा? ठीक है, कितनी राशि का मुआवजा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राशि यहाँ पर दी जाएगी गंभीर अवस्था में घायल होने पर, वो कितनी दी जाएगी? 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा गंभीर स्थिति में अगर घायल होते हैं कोई भी, यदि वहां पर कोई जंगली जानवर के द्वारा